सैटरडे को हम लोगों ने बात की थी एक तो सिज्विक थ्योरी की, जो वार्नर थ्योरी को इलेक्ट्रॉनिकली इंटरप्रेट करती है। साथ में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होते हैं और क्या इसका इम्पोर्टेंस है। वार्नर थ्योरी में जितने भी कुछ कंपाउंड्स थे जो वार्नर ने स्टडी किए वो आप लोगों ने पढ़े होंगे, और एक्सपेरिमेंटली जो जो उन्होंने किया हर कंपाउंड के साथ में, और फिर प्रूव करने की कोशिश की कि वो कंपाउंड किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि फिजिकल अपीयरेंस उन्होंने देखी। एक उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन की। एक उन्होंने जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स थे या बेसिस थे उनके साथ में रिएक्शन की। और एक उन्होंने कंडक्टिविटी जो मेथड था उससे उसकी कंडक्टिविटी देखी कि वो कितने आयंस उसमें प्रेजेंट है। तो इन्हीं सब के बेसिस पर उन्होंने अपने बहुत सारे कंपाउंड्स को स्टडी करके और अपनी वो जो थ्योरी है वो दी थी, और उसी को सिज्विक ने इलेक्ट्रॉनिकली इंटरप्रेट किया, जिसकी कुछ कमियां थी जो मैंने आपको डिस्कस की थी। जिसमें पहली कमी ये थी कि जब लिगेंड्स अपने लोन पेयर्स प्रोवाइड करते हैं किसी भी मेटल को, सेंट्रल मेटल एटम को, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स लेकर के वो मेटल जो है उसको निगेटिवली चार्ज हो जाना चाहिए। फिर हम उसको मतलब मेटल आयन क्यों बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब उसके पास में बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे तो उसके पास में उसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही नहीं। ठीक है। और दूसरा उसका जो शॉर्ट कमिंग था या लिमिटेशन थी, सिज्विक ने जो अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन दिया था उसका ये था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो चाहे वो अमोनिया उसको डोनेट कर रहा है या वाटर डोनेट कर रहा है, चाहे वो और दूसरे बहुत सारे जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें जो लोन पेयर है वो ज्यादातर एस करेक्टर का होता है, या एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट लोन पेयर हम बोलते हैं कि साहब वो डोनर की तरह वहां पे बिहेव करता है। लेकिन एस ऑर्बिटल तो अंदर होता है, ठीक है ना। तो उसकी नेचर तो जो है वो नॉन बॉन्डिंग नेचर होती है। अब जब नो बॉन्डिंग नेचर होती है या नॉन बॉन्डिंग नेचर होती है तो वो अपने लोन पेयर को कैसे प्रोवाइड कर सकता है, इस बारे में भी सिज्विक ने कोई अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो ये दो मेन कमियां थी सिज्विक के इंटरप्रिटेशन की। हालांकि वार्नर थ्योरी गलत नहीं है, बट सिज्विक ने उसको आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन वहां पे दिया था। इसके बाद उन्होंने कई सारी चीज और भी बताई इसमें, कि एक उन्होंने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में बताया जिसको आप EAN बोलते हो। और इसको अगर हम देखें EAN को, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम इसको बोलते हैं एक्चुअली, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ये क्या है? तो ये नंबर एक्चुअली EAN हम जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बन रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं इस EAN से कि कोई भी कंपाउंड क्यों स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करता है, मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करता है कोई भी मेटल। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि निकल, अगर हम निकल का एग्जाम्पल लें यहाँ पे, तो मैं आपसे कहता हूँ कि निकल एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है ना। अब ये अगर कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है तो ये किस नेचर के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाएगा या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाएगा? इसमें कितने लिगेंड्स ऐसे होंगे जो इसके चारों तरफ इसको सराउंड करके रखेंगे, मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो जब आप इसको निकालते हो, ज्यादातर कंपाउंड्स को स्टडी करते हो, तो आप देखते हो कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है इसका आता है 4। मतलब 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिन भी कंपाउंड्स का होगा, जिन लिगेंड्स के साथ में ये बना सकता होगा, वो वाले कंपाउंड्स और ज्योमेट्री तो ये बनाएगा। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि साहब ये 6 लिगेंड्स इसके चारों तरफ आकर के इकट्ठे हो जाएंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कोई कंपाउंड बनाएगा, तो आप बोलोगे कि साहब ये 6 वाले कंपाउंड नहीं बनाता, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स को ये रिप्रेजेंट नहीं करता है, ना ही ये बनाता है।
तो इसका जवाब आप कैसे दोगे कि क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से निकल सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जिसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी हो सकते हैं और जिसमें स्क्वायर प्लैनर कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, उनको ही बनाता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उनको ये क्यों नहीं बनाता? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्यों नहीं बनाता? तो उसका जवाब आप इस EAN से दे सकते हो कि क्यों ऐसा ये करता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर निकल का ही एग्जांपल लूं आपके सामने, तो EAN बेसिकली है क्या, इसको निकालते कैसे हैं? तो अगर आप EAN को देखो तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वो है जो इसका पहला तो है उसका एटॉमिक नंबर, वो जो भी मेटल आयन आप काम में ले रहे हो, ठीक है ना, जैसे आपने निकल लिया या आयरन लिया या कोबाल्ट लिया, कॉपर लिया, जो भी आपने लिया उसका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, उसका एटॉमिक नंबर। फिर उसमें से उसको माइनस कर देते हो किसकी? उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को। जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको आप इसमें से माइनस कर देते हो। और एक और जो चीज आगे चलती है इसमें, वो ये इसमें प्लस करोगे आप क्या, कि जो भी लिगेंड्स है वो कितने टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अपने लोन पेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको आप बोल दोगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय लिगेंड्स, है ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिवन बाय लिगेंड्स, ठीक है ना। ये तीन चीजें हम इसमें बेसिकली काम में लेते हैं। एक तो काम में लेते हैं एटॉमिक नंबर, एक काम में लेंगे उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक काम में लेंगे उसके लिगेंड्स के द्वारा प्रोवाइड किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर अगर हम निकल की बात करें और इसका कॉम्प्लेक्स आयन मैं यहाँ पर बनाता हूं, कि मान लो कि मैंने टेट्रासाइनो निकेलेट 2 यहाँ पर फॉर्म किया। अब ये टेट्रासाइनो निकेलेट 2, अब इसका नाम कैसे देते हैं वो अभी हम इसके बाद वाला जो जस्ट सेक्शन है उसमें हम बात करेंगे। तो ये टेट्रासाइनो निकेलेट जो है, जिसको आप NiCN का 4 और इसको आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बंद कर दोगे और ये 2 माइनस चार्ज इस पर आ जाता है। तो यहाँ हम बात करते हैं निकल की। निकल का EAN क्या होता है? तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? निकल का 28, वेरी गुड। तो इसका हमने यहाँ पर एटॉमिक नंबर रख दिया 28 माइनस, हम इसमें से देखेंगे कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट इसका है। तो यहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के लिए आए, तो मैंने आपको कल भी बताया था, जब हमने लास्ट बताया था कि किस तरीके से इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका निकल है, इसको हम X मान लेते हैं, और प्लस हम देखेंगे कि इसमें लिगेंड्स कितना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो यहाँ पर निकल जो साइनो ग्रुप है उसके पास में होता है -1 चार्ज, कितनी क्वांटिटी में है? 4 क्वांटिटी में है, और इसका टोटल चार्ज कितना आ गया? -2 चार्ज आ गया है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये x हो गया, ये आपका ये -4 हो जाएगा और इक्वल्स टू -2। तो ये माइनस 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 प्लस जो है वो माइनस रहेगा, तो x -4 इक्वल्स टू -2, और x इक्वल्स टू ये, इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, -2, सो x इक्वल्स टू +2। तो निकल जो है वो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इससे आप ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकाल लोगे, ठीक है ना। ये +2 आ गई। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2। तो यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसमें और माइनस कर दिया ऑक्सीडेशन स्टेट, और प्लस आपने किए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स के थ्रू इसको प्रोवाइड किए गए। तो इसके थ्रू प्रोवाइड कितने किए गए हैं? आपको पता है कि यहाँ पर निकल के पास में CN ने 4 हैं, और हर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसके पास में हो जाते हैं, ठीक है ना। ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो अब यहाँ पर अगर आप इसको निकालो तो आप देखोगे कि ये हो गया 26 प्लस 8 इक्वल्स टू 30, कितना? 34। ओके, तो ये 34 इसके पास में हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि साहब जब निकल इस तरीके से, या कोई भी, पहले तो मैं आपको EAN के बारे में बता दूं कि ये तो मैंने निकाल के दिखा दिया कि किस तरीके से था। अब EAN एक्चुअली है क्या? तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई भी मेटल आयन, ट्रांजिशन मेटल आयन, अगर उसका एटॉमिक नंबर कुछ भी हो,
जब भी वो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बनाएगा या कंपाउंड को बनाएगा, तो वो अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस जितना कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन को रखने की कोशिश करता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिहेव करते हैं। तो हर कंपाउंड जो भी बनेगा उसके पास में थर्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसे या इनर्ट गैस जैसे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर हम अब हम निकल की बात कर रहे हैं, तो निकल का हमने एटॉमिक नंबर देखा है 28। तो इसका जो नियरेस्ट जो आपका क्या कहते हैं उसको इनर्ट गैस है, वो कौन है? निकल का नियरेस्ट नोबल गैस या आइडियल जो गैस है या इनर्ट गैस है, वो कौन सी है? नहीं मालूम? जिसका एटॉमिक नंबर 36 होता है, क्रिप्टॉन होता है। हाँ या ना? बोलते नहीं हो। तो क्रिप्टन, तो 36 अपने इलेक्ट्रॉन्स करने की ये कोशिश करता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इसको देख रहे हो तो आप देखोगे कि साहब आवाज इसके कट आ रही है मेरी तरफ से। आवाज कट कट के आ रही है। मैं तो चाकू चला नहीं रहा, नेटवर्क चाकू चला रहा है। ठीक है, सो थोड़ी बहुत देर में ठीक हो जाएगी। कोशिश करो अपना नेटवर्क आपका सही हो। तो 36 अपने इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को करने की कोशिश करता है ये। तो आप देख रहे होगे, लेकिन 36 तो हो नहीं रही। तो कई कंपाउंड आपको ऐसे मिलेंगे जो कंपाउंड होंगे जिनका 36 एग्जैक्ट होगा, और कई कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनका 36 के आसपास होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो दिखा रहा होता 6, जैसे मैं अगर यहाँ पर एक कंपाउंड लिखता, यहाँ पर मैंने कंपाउंड लिखा निकल, और ये आपका CN6, और ये हमारे पास में हो गया 4। ठीक है ना, 4 माइनस। इस तरीके से अगर मैं लिखता तो इसमें क्या सिचुएशन रहती? बताओ। 28 तो रहता ही नेटवर्क रहता ही है, 28 तो रहता ही, -2 रहता, और यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन और आ जाते, क्योंकि यहाँ पे 6 CN अपने लोन पेयर्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो यहाँ पर हो जाता है ये 26 प्लस 12, और ये कितना हो जाता? 38 हो जाता है या नहीं? तो इस तरीके से यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये 34 रख रहा है और ये 38 रखा है। तो अब इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा है? देखो, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उसको हम स्टेबल नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अगले जो इनर्ट गैस है उसकी तरफ मूव करना शुरू उसने कर दिया है, और अब उसका जो अगला इनर्ट गैस होगा उसके जैसा कॉन्फ़िगरेशन उसका होना चाहिए। लेकिन अगर हम वहां के अप्रोच कर रहे हैं, वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो 36 हमारा पहुंचने का एक टारगेट है, और वहां पर अगर हम 34 पर पहुंच गए या 35 पे पहुंच गए, तो वो हमें ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना? अब किसी और कंपाउंड को अगर हम देखें, जैसे कि मान लो कि कल या इससे पहले हमने एक कंपाउंड, जैसे यहाँ पे मैं आयरन का लेता हूँ, है ना, और यहाँ पर टेट्रासाइनो फेरेट एक कंपाउंड मैंने यहाँ पर ले लिया, और इसका -4 है। यहाँ पर अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की कोशिश करोगे तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। अब यहाँ पर आप निकाल करके देखो, तो देखो Fe जो यहाँ पर इसका EAN निकालोगे, तो Fe जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 26, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है इस लिगेंड के थ्रू इसको प्रोवाइड किए गए हैं? 12। और अब आप देखोगे कि ये हो गया 24 प्लस 12 इक्वल्स टू 36। तो ये कंपाउंड फॉर्म कर देगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये सब टेट्रासाइनो बना रहा था, ये टेट्रासाइनो
और 2 माइनस इस तरह का कंपाउंड बना रहा था। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति के अंदर अगर आप EAN निकालने की कोशिश करोगे तो ये +2 फॉर्म में ही है होने को। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 12 के बिंदु में, तो यहाँ आप निकालने की कोशिश करोगे तो ये EAN इसका जो है वो 26 माइनस आपका 2 और प्लस केवल 4 दे रहा है इसलिए 8 हो जाएगा। इसको आप यहाँ से करोगे तो 24 प्लस 8, अब इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा 32। ठीक है, अब 32 और इसमें 36, तो ये वाला कंपाउंड बनाएगा या ये वाला कंपाउंड बनाएगा, सिंपल है। तो इस तरीके से कई कंपाउंड्स आप देखोगे, जब भी आपको पता नहीं हो और आपसे बोला जाए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किन्हीं दो सॉरी किन्हीं लिगेंड्स को और किसी भी सेंट्रल मेटल आयन को लेकर के आप बनाओ तो आप इजीली बना सकते हो। सिर्फ आपको वहां ये ध्यान रखना है कि वहां पर EAN की वैल्यू इनर्ट गैस या इनर्ट गैस के आसपास होनी चाहिए। तो ये इसकी एक सर ये -2 बता दो एक बार। क्या बता दूं, सर ये -2 कहाँ से आया, समझ में नहीं आया। कौन सा -2? ये 26 -2 + 12 EAN निकाल रखा है। अरे बाबू ये तो बताया मैंने आपको, ये EAN की जो फॉर्मूला है ना वो मैंने आपको बताया कि उसका एटॉमिक नंबर और साथ में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और उसके इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड्स ने कितने प्रोवाइड किए उसका नंबर है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट हाँ सर वो तो ये हाँ, वो मैंने तो आपको निकल। बताया ना, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे। हाँ हाँ सर ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट आया आ इसका, गया ये तो है बेटा। आगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट तो आती है निकालनी, पर ये -2 समझ में नहीं आया था। अरे -2 नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है वो हमने बोला ना माइनस, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 2 है ना, तो माइनस के बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, इसको रख दिया 2, तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया, ओके सर। है ना, ये हमने 2 रख दिया। अच्छा मैं एक छोटा सा दूसरा एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे यहीं पर एक छोटा सा एग्जांपल आपको लेकर के दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने आपको एक कंपाउंड दिया यहाँ FeCN6 और 3 माइनस। अब इस अब इस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाओ कितना है। तो आप कैसे निकालोगे, आप निकालोगे कि साहब ये Fe का निकालना है तो ये X हो गया, प्लस ये आप निकालोगे इसका 1 होता है माइनस का, तो ये हो गया, ये 6 है तो आपने यहाँ 6 लिख दिया इक्वल्स टू -3 लिख दिया। अब ये X हो गया, ये माइनस प्लस माइनस हो गया और ये 6 है तो ये 6 हो गया इक्वल्स टू -3 हो गया X, और ये इसको इस तरफ लेके जाओगे तो ये +6 हो गया तो -3 हो गया, +3 आ गया। +3 आ गया। अब जब मैं इसका यस सर। EAN निकालूंगा, अब मैं इसका EAN निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो अब इसका EAN निकालोगे तो कैसे निकालोगे, अब 26 हाँ ये 26 और माइनस कितना करूँ, -3 3 करूँ और कितना 12, सर +12। हाँ 12 कर दिया, 12 को 12 भी बोलते हैं, हाँ जी। है ना। तो ये हो गया, अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 23 प्लस आ गया 12 इक्वल्स टू हो गया 35। यस सर। तो अब मुझे बताओ कि ये 35 वाला बनेगा या ये 36 वाला बनेगा, ये बनेगा 35 वाला। अरे 36 वाला 36 वाला बेटा है, क्योंकि 36 जो है वो क्रिप्टन का जो इनर्ट गैस है उसका उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है जहां पर बिल्कुल उस नियरेस्ट नोबल गैस या इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है तो सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा, ना कि उसके आसपास वाला। ठीक है, ओके सर। हाँ तो बजाय इस के बनने के ये वाला बनेगा और ये वाला नहीं बनेगा। ठीक है, अगर कंपेयर करो तो क्लियर, चले आगे। सर ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बनता नहीं है, ये भी बनता है, ये भी बनता है, लेकिन अगर दोनों को प्रेफर करोगे तो सबसे पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा। ठीक है, प्रेफरेंस उसकी है। तो यहाँ पे EAN रूल जो है वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है, इसके बहुत सारे एग्जैक्ट एक्सेप्शंस जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर 36 या कोई भी नियरेस्ट गैस जैसा वाला जो
कॉन्फ़िगरेशन है वो जरूरी नहीं है वहां पर मिले ही मिले, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैव व्हाट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, वहां पर उनके पास में इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो होता है ना, जिसको हम काफी हद तक समझने की कोशिश कर सकते हैं इस वाले लॉ से। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा, जो मैं इतने दिन से आप लोगों को कोई ना कोई कंपाउंड यहाँ पर बताता रहता हूँ और उसका नाम जो है वो बताता नहीं हूँ, या बताता हूँ तो आप लोगों के समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे हम IUPAC, जिसको आप IUPAC नोमेनक्लेचर बोलते हो, वो नोमेनक्लेचर किस तरीके से हम इसमें करते हैं उसको हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम नोमेनक्लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं और उन रूल्स को हम एक एक करके किसी भी कंपाउंड पर अप्लाई करेंगे और उसका नाम देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर सॉल्ट्स। और सॉल्ट्स को जब भी हम नोमेनक्लेट करते हैं तो यू हैव टू जस्ट नेम what first you have to name positive ion, then you have to move on to its negative ion। तो मैं जैसे एक सबसे छोटा सा एग्जांपल लूं, जैसे आप लिखते हो ना NaCl, तो आप इस पे क्या लिखते हो, क्लोराइड सोडियम लिखते हो या सोडियम क्लोराइड लिखते हो? आप सोडियम क्लोराइड लिखते हो क्योंकि प्लस जो है, जो पॉजिटिव आयन है वो है सोडियम, और उसके बाद में क्लोराइड जो है वो नेगेटिव आयन है। तो पहले पॉजिटिव आयन को नाम देंगे और उसके बाद में जो नेगेटिव आयन है उसको नाम देंगे। ठीक है बात है। अब ये जो पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन दो तरह के हो सकते हैं किसी भी कंपाउंड में। ठीक है, दो तरह के कैसे हो सकते हैं, जैसे मैं आपको दो एग्जांपल बताता हूं, और दो एग्जांपल में सबसे पहले तो एक में लिखता हूं, मान लीजिए कि K4FeCN6 का कुछ नहीं, ठीक है ना, और एक मैंने कंपाउंड आपका लिखा, क्या हो गया, हाँ ओके, और एक मैंने आपका कंपाउंड लिखा FeNH3 6, और ये मान लीजिए कि SO4। ये दो कंपाउंड मैंने आपको यहां पर लिख करके दिखाए। हाँ ओके, तो अब मैं अगर देखो इस पर नाम देने की कोशिश करूं तो देखो इसमें अगर मैं इसको डिवाइड करूं या इसको डिसोशिएट करूं तो ये डिसोशिएट होगा 4K+ आयंस में, और साथ में आपका बनाएगा ये हेक्सासाइनोफेरेट 2। ठीक है, ये, और इसको अगर आप डिसोशिएट करोगे तो ये बनता है Fe, मतलब हेक्सा एक्वा आयरन 2 और सल्फेट आयन, ये दो चीजों में डिवाइड होता है। अब देखो यहां पर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन क्या है, सिंपल, और यहाँ पे पॉजिटिव आयन क्या है, ये कॉम्प्लेक्स, आया ना। तो मैंने पहला रूल आपको क्या बताया, पहला रूल बताया कि आपको सबसे पहले क्या करना है, जो पॉजिटिव आयन है चाहे वो कॉम्प्लेक्स आयन हो चाहे वो सिंपल आयन हो, उसका नाम देना है। तो जो सिंपल आयन होता है उसको नाम देने के लिए तो कोई तरीका है नहीं, वो तो सिंपल जैसा आप पहले देते आए हो उसको एज इट इज रखोगे, जैसे कि ये पोटेशियम है तो पोटेशियम, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है तो इसको नाम देने की जरूरत होगी, जिसको अभी मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको। दूसरी चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे, जब भी आप सिंपल आयन का नाम दोगे तो वहां पर चाहे उसकी नंबर्स कितने भी हो, 1 2 3 4 10 20 हजार कितने भी हो, उसको आप सिर्फ और सिर्फ उसके नाम से बुलाओगे, उसके आगे जो उसकी संख्या है वो आप यहाँ पर इंडिकेट नहीं करोगे। जैसे मैं यहाँ पर टेट्रा पोटेशियम नहीं बताऊंगा, इसको सिर्फ पोटेशियम बताऊंगा। पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, अगर वो सिंपल आयन है तो उस पर हम कभी उसके नंबर्स को इंडिकेट नहीं करते नाम में, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, ओके। सो मैंने आपको यहाँ पे बताया फर्स्ट जो है आपका पॉजिटिव आयन आपका यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि अब बात आती है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में अगर कोई कॉम्प्लेक्स आयन है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको नाम कैसे दिया जाए। ठीक है, तो दूसरा है हमारा कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाले जो आपके
कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है उस स्फीयर की नेमिंग कैसे करनी है। जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर है हमारा ये, जैसे हम यहाँ पे, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, ये है, और इसको मैं कैसे नाम दूं, ये तो कोऑर्डिनेशन जब स्फीयर की हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आप सबसे पहले, अब दो चीजों से बना होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक तो होता है इसमें मेटल आयन, ये वाला जो है वो तो होगा इसमें मेटल आयन, और एक इसमें होगा लिगेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप नाम देते हो तो फर्स्ट जो आपको नाम देना है वो है लिगेंड, फर्स्ट आप इसको दोगे नाम, और जो मेटल आयन है उसको आप दोगे सेकंड नंबर। ठीक है, जैसे इसका नाम अगर मैं लिखूं तो लिगेंड को हम यहाँ पर NH3 है और इसको हम बोलते हैं एमीन। क्या है ये एमीन लिगेंड है। जब भी आप लिगेंड्स वहां पर बताओगे तो वो लिगेंड्स कितने नंबर्स में प्रेजेंट है वो भी आप लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 6 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड्स के लिए क्या यूज करेंगे हम, हेक्सा। एक के लिए आप कुछ भी सिंपल लिख देते हो, दो होते हैं तो डाई लिखते हो, तीन होते हैं तो ट्राई लिखते हो, चार होते हैं तो टेट्रा लिखते हो, पांच होते हैं तो पेंटा लिखते हो, छह होते हैं तो हेक्सा लिखोगे, हेप्टा लिखोगे। वो उसी तरीके से जैसे आप पहले करते आए हो। तो यहाँ पर हमारे पास में 6 एमीन है, तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, हेक्सा। तो ये हो गया हमारा हेक्सा एमीन। फिर हमारे पास में है आयरन, तो हमने यहाँ पे लिखोगे आयरन। ठीक है ना, आयरन। और इस मेटल को जब भी लिखोगे तो उसके बाद में उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको रोमन नंबर्स में आपको यहाँ पर इंडिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये कि मैं यहाँ एक मेटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर और लिख रहा हूं, उसको, और जो मैंने अभी आपको बताई है उसको आपको कंपेयर करके दिखाना है मुझे, इसलिए। ठीक है, अब देखो मैंने ये आपको बता दी है, अब मैं इस पर बात करूंगा। तो मैं अगर आपको यहां बताऊं तो यहां पर लिगेंड कौन सा है, CN, इसको हम बोलते हैं साइनो। तो ये मैंने लिखा साइनो, लेकिन ये है कितने, 6, तो इसलिए मैंने इसको क्या लगाऊंगा, हेक्सा। तो हेक्सा साइनो, और ये आयरन है तो मैं इसको आयरन ना लिख करके मैं क्या लिखूंगा, फेरेट। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पास चार्ज होगा नेगेटिव, तो जो मेटल आयन है उसके लास्ट में आप लगाओगे 8। 8 मतलब 8 नहीं, ATE 8। जैसे मैंने लगाया ये 8, फेरेट, इसका नाम है फेरम, तो फेरम से बन गया ये फेरेट। अगर कोबाल्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, कोबाल्ट 8। अगर निकल होगा तो क्या हो जाएगा, निकलेट। ठीक है ना, अगर वो जिंक है तो वो जिंकेट। तो इस तरीके से जो भी मेटल आयन आपके पास में है उसके लास्ट में आप लगाओगे ATE। ओके, तो हेक्सा साइनो फेरेट, और वही ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, इसको निकाल के देखना, क्योंकि मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बता दिया है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में या कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स आयन अगर आपके पास में है तो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है। फिर भी नहीं समझ में आएगी तो हम आगे अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो देखो मेरा यहाँ पर कहना क्या है कि जब पॉजिटिव आयन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव, तो आपको यहाँ पर उस मेटल को जब लिखोगे तो उसका नाम एज इट इज लिखोगे, उसमें कोई चेंज नहीं करोगे। लेकिन अगर वो वहां पे निगेटिव आयन है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, तो वहां पर आपको ATE लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नोमेनक्लेचर करोगे या उसका नाम रखोगे। तो दो बातें आप लोगों को समझ में आई कि सबसे पहले आपको जब भी किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नाम देना है तो पहले पॉजिटिव को देना है, फिर नेगेटिव को देना है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो दो तरीके से यहाँ पर हो सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, या तो वो पॉजिटिव आयन उस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर होगा पॉजिटिव चार्ज, या नेगेटिव चार्ज होगा। तो उसमें भी मैंने आपको बता दिया, पहले लिगेंड का नाम देना है, कितनी संख्या में लिगेंड प्रेजेंट है वो बताना है, और फिर आपको बताना है उसका जो मेटल आयन आपका वहां प्रेजेंट है वो, और लास्ट में रोमन नंबर्स में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। और अगर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो चार्ज है वो निगेटिव है तो उसमें आपको उस मेटल आयन को लिखने के बाद में ATE लगाना है। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आप लोगों को समझ में आ गई।
लेकिन यहाँ पर अब जो तीसरी चीज है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊं। तीसरी चीज है कि जो लिगेंड है उसको किस तरीके से नाम देंगे। तो देखो लिगेंड को नाम देने के लिए, अब लिगेंड आपके तीन तरह के लिगेंड आपने देखे हैं, ठीक है ना। एक तो ज्यादातर लिगेंड्स जो होते हैं वो होते हैं या तो न्यूट्रल नेचर के और या फिर होंगे वो निगेटिव नेचर के, एनायंस फॉर्म में होंगे या न्यूट्रल होंगे। जो पॉजिटिव वाले हैं वो बहुत रेयर हैं और बहुत ही कम कंपाउंड्स उनके हैं जो हमें मिलते हैं। तो आप मोटा मोटा ये याद रखो कि आपको निगेटिव आयंस को देना है और जो न्यूट्रल आयंस है, न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल है उनको नाम देना है। तो जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स है, सॉरी निगेटिव लिगेंड्स हैं, जितने भी एनायन वाले लिगेंड्स हैं, एनायन वाले, एनायन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, उनके लास्ट में आप हमेशा ओ लगाओगे। जैसे इसको हम बोलते हैं क्लोराइड और मैंने इस पर माइनस साइन लगा दिया तो ये हो गया क्लोरो, ठीक है। अगर इसको हम बोलते हैं साइनाइड, लेकिन जब मैं इसको एज अ लिगेंड यूज करूंगा, देखो अब जब आप लिखते हो KCN तो क्या लिखते हो, पोटेशियम साइनो, नहीं पोटेशियम साइनाइड, ऐसे लिखते हो ना। लेकिन जब आप इसको एज अ लिगेंड काम में ले रहे हो, अभी भी देखो ये मेटल के साथ ही जुड़ा हुआ है, ये पोटेशियम क्या है, मेटल है। लेकिन इस समय ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बना रहा है, ये सिंपल सॉल्ट बना रहा है, तो उस समय इसको हम बोलते हैं आइड। लेकिन यहाँ जब हम लिगेंड की तरह इसको यूज करते हैं तो हमको लास्ट में क्या लगाना है, ओ, तो इसका नाम हो जाएगा साइनो, ठीक है। ऐसे ही आपका ब्रोमो, ये जो ब्रोमाइड है ना, इसको आप क्या लिखोगे, ब्रोमो। ऐसे ही आवाज कट कट के आ रही है कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा जोड़ लो, थोड़ी देर में हो जाएगा सही, या फिर सर। बेटा बताओ मैं क्या करूं, मैं क्या, आवाज कट रही है सर बहुत ज्यादा। ये आप लोगों के नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, ठीक है ना। तो आप लोग मेरी तरफ से मैं बिल्कुल भी काट के नहीं भेज रहा हूँ। आप लोग ये देखो कि या तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है या तो आपके यहाँ या मेरे यहाँ, तो वो एक आध सेकंड में दूर हो जाती है थोड़ी बहुत देर में, तो चलने दो। जब आप इसको रिकॉर्डिंग सुनोगे तो वहां पर प्रॉपर सुन लोगे, है ना। और ऐसे आप बोलते बीच में बोलते हो, कोई मेजर प्रॉब्लम है नहीं, है रोज की बात है, आम बात। तो हमारा वो फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं आपको बता रहा था कि ब्रोमो, कि यहाँ पर आपको ओ लगाना है। इस तरह से अगर मैं यहाँ पर आपका लिखूं ओ, ओ माइनस, ओ टू माइनस को आप क्या बोलते हो, ऑक्साइड, ऑक्साइड बोलते हो ना। जैसे आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो MgO को क्या लिखोगे, अब इसमें MgO क्या है, इसमें ये Mg2 प्लस है और ये O2 माइनस में है, यही है ना। तो इसको आप लिखते हो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर क्या बोलोगे, ऑक्साइड नहीं बोलोगे, ऑक्सो, क्या बोलोगे, ऑक्सो। तो जितने भी निगेटिव आयंस हैं आप ले लो, उसमें जो जैसे सल्फाइड लिखते हो तो वो सल्फेटो हो जाएगा, नाइट्राइड लिखते हो वो नाइट्रेटो हो जाएगा। तो इस तरीके से ओ नेगेटिव आयन वाले जितने भी होंगे, जिनको आप एनायन बोलते हो, उनके लास्ट में आपको क्या लगाना है, ओ लगाना है। और जितने भी न्यूट्रल हैं, जितने भी न्यूट्रल हैं जो आप देखते हो कि जिन पर कोई चार्ज नहीं है, जैसे कि एमीन है, जैसे कि वाटर है, जैसे कि एथिलीन डाइएमीन है, ठीक है ना, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इनमें आप कोई चेंज नहीं करोगे, इनको आप एज इट इज लिखोगे। लेकिन यहाँ वाटर के साथ में दिक्कत है, उसको हम वाटर नहीं लिखते, इसको हम लिखते हैं एक्वा। आ गया, हाँ, ठीक है ना। वाटर को हम एक्वा लिखते हैं, बाकी इसको हम एमीन लिखेंगे, इसको हम एथिलीन डायामीन लिखेंगे, इसको हम तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिखेंगे, जैसे हम उसमें लिखते हैं। तो इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं बेसिकली, तो ये हमारा कार्बोनिल रहेगा। तो इस तरीके से हमारे नाम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास में कैटायन लिगेंड है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो लिगेंड है वो ऐसा आए जिसको हम कैटायन बोलते हैं, है ना, जिस पर पॉजिटिव चार्ज आप लोगों को नजर आ सकता है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी होंगे उनके लास्ट में आप लगाओगे IUM, EM। जैसे देखो जो अब जैसे पोटेशियम ये है, सोडियम, इसके लास्ट में क्या लगाते हो, लास्ट में लगाते हो आप IUM, सोडियम। जितने भी मेटल आयन है जिनके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है, देखो कोई भी ले लेना, सबके लास्ट में IUM लगा हुआ है। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, ये सारे के सारे जितने भी मेटल्स हैं जो एस ब्लॉक के हैं, ज्यादातर मेटल्स जो अर्थ मेटल्स हैं और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्कली मेटल्स हैं उनमें, ठीक है ना। हाँ, जब आप डीप ब्लॉक एलिमेंट्स में बोलोगे वहां पे नहीं, ओके। तो
इन सब के लास्ट में हम ईएम लगाते हैं, तो हमें मालूम है। तो यहां पर आप क्या लगाओगे, हमेशा ईएम लगाओगे। जैसे NO2 प्लस अगर आप लिखते हो, मान लो कि आपका एक है कि NO2 प्लस लिख दिया, तो इसे हम क्या नाम दोगे, इसको बोलोगे नाइट्रोनियम, ठीक है ना। इसी तरह से एक कंपाउंड होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजीन, ठीक है ना। अब इसमें अगर मैंने एक पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ एक वो लगा दिया और यहाँ पर ये हो गया, तो ये हाइड्रोजीनियम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव और जो कैटायंस हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल्स हैं, उन लिगेंड्स को आप नाम दे सकते हो। अब एक और चीज यहाँ पर नजर आती है कि लिगेंड क्या एक ही होगा, एक से अधिक भी तो हो सकते हैं। जैसे मैंने अगर आपको यहाँ पर एक कंपाउंड दिखाया या बताया कि साहब ये कंपाउंड है और ये आपने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, लेकिन मैं इसको, ये कंपाउंड जरूरी ऐसा ही बने, मैं इस कंपाउंड को ऐसे भी बना सकता हूँ। मैं इस कंपाउंड को ऐसे भी बना सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक लिगेंड नहीं है, यहाँ पर 3 लिगेंड है। एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये है, एक लिगेंड ये, ठीक। मैं इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकता हूँ, आवाज कट रही बहुत ज्यादा। सर जी मैम, बताओ। सर आवाज कट रही है आपकी। बेटा आवाज ना जो कट रही है वो आपकी तरफ से कट रही है, क्योंकि अगर और भी बच्चे अगर नेट नहीं ठीक सुन आ पा रही रहे है हैं या आवाज कट रही है तो प्लीज मेरे को बताओ, तो इसका मतलब ये है कि मेरी तरफ से कट रही है। आवाज आ रही है आपकी। आ रही है ना, तो संजना सर बेटा, संजना 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 बेटा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि मेरी आवाज यहाँ से सबको एक जैसी जा रही है, और अगर आपके यहाँ नेट प्रॉब्लम है तो वो आपको सही सुनाई नहीं देगी, ठीक है ना, और मेरे यहाँ से प्रॉब्लम होगी तो किसी को सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो अपने नेटवर्क को थोड़ा सा सही रखो, ऐसी जगह पर जाकर के बैठो या जहां पर आपका नेटवर्क स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा अच्छा आता है, ठीक है ना बेटा, कोशिश यही करो। तो मैं यहाँ पे आपको बताता कि लिगेंड्स जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स हैं तो अब आप कौन से लिगेंड को पहले लिखोगे, कौन से लिगेंड को बाद में लिखोगे, तो यहाँ पर आप फॉलो करोगे अल्फाबेटिकल जो हमारा ऑर्डर है वो, कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। जैसे कि अगर हम इसको बोलें तो ये है साइनो, इसको हम बोलेंगे साइनो, इसको हम बोलेंगे क्या, क्लोरो, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऑक्सो, यही था ना। तो पहले कौन आता है, सी या ओ, निश्चित ही बात है कि सी पहले आएगा। अब ये भी सी है और ये भी सी है, तो इसके अंदर, इसमें अगर आप देखोगे तो सी वाई है और ये है सी एच, तो सी एच कम्स फर्स्ट, सी वाई कम्स लास्ट, तो दैट इज वाई आप इसका नाम क्या लिखोगे, आप इसका नाम लिखोगे डाइक्लोरो डाइसाइनो ऑक्सो, डाइक्लोरो डाइसाइनो ऑक्सो फेरेट 2, ओके, समझ में आ गई मेरी बात। अभी ये देखो सर एक बार और बताना। हाँ बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ बेटा। अगर इसको हम नोमेन यहाँ पे नाम देने की कोशिश करें तो इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो डाई साइनो ऑक्सो फेरेट, और ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये हमने यहाँ पहले पोटेशियम लगवाया है तो हमने यहाँ पे पोटेशियम लगा दिया, ठीक है। तो ये अल्फाबेटिकली CH पहले आता है, CY बाद में आता है, OC के बाद में आता है, और फिर फेरेट हमारे पास है। तो जब भी आपके पास में एक से ज्यादा लिगेंड होंगे तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यहाँ पे फॉलो करोगे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, इसको हम बोलते हैं एक्वा,
इसको हम बोलते हैं एमीन, इसको हम बोलते हैं साइनो। तो देखो कौन पहले आता है, ए पहले आता है। अब ए एम पहले आता है या ए क्यू पहले आता है, ए एम पहले आता है, तो इसको आप फर्स्ट नंबर पे दोगे, इसको आप सेकंड नंबर पे दोगे, साइनो को आप थर्ड नंबर पे दोगे, ठीक है ना। तो इसका नाम आप इस तरीके से करोगे कि लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है कि कई बार आपको ऐसे कंपाउंड्स भी मिलेंगे जिसमें मेटल जो है, ये जैसे मान लीजिए कि ये Fe मेटल है और एक मेटल नहीं बल्कि दो मेटल होंगे और उन मेटल को जोड़ने वाला कोई ना कोई एक लिगेंड, इस तरह से। इस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ब्रिज कंपाउंड्स, ठीक है ना। इसमें है ब्रिजिंग कि ये मेटल आयन और इस मेटल आयन के बीच में है ब्रिज, मतलब एक सेतु, एक पुल, ठीक है ना। जैसे आप बोलते हैं ना एक किनारे से दूसरे किनारे पे जब आप जाते हो तो बीच में पुल होता है, तो ऐसे ही इस किनारे से और इस किनारे तक अगर आप जाते हो तो एक पुल आपको देखना पड़ता है। अब ये दो भी हो सकते हैं, ये एक भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता था, ये जरूरी नहीं है कि ये ऐसे होता, ये ऐसे भी हो सकता था, जरूरी नहीं दो हो, ये तीन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है।